हेलो गाइस, वेलकम टू कोणार्क क्लासेस। कोणार्क क्लासेस में आपका स्वागत है। कल तक हमने रसायन विज्ञान में पढ़ा था कि बेसिक जो रसायन विज्ञान की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि रसायन विज्ञान क्या होती है। तो पदार्थ के आंतरिक गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हमने उसके फादर के बारे में पढ़ा था कि उसके आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है। तो एंटोनी लेवोशियर के बारे में हमने अध्ययन किया था कि एंटोनी लेवोशियर जो है वो रसायन विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करी थी, यानी कि रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात की थी। तो रसायन विज्ञान की मेनली 3 शाखाएं होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन वह रसायन होता है जिसमें हम रसायन विज्ञान के अकार्बनिक तत्वों जैसे धातु और अधातुओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं, यानी कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उनका अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपके कार्बनिक रसायन कहलाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करना, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपके भौतिक रसायन कहलाता है। ठीक है, यहां तक हमने कल कवर कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती है, एक्चुअली में 5 होती है, लेकिन हमने सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जो है ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। 2 स्टेट हमने और पढ़ी थी जिसमें पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा के बारे में हमने डिस्कस किया था, और पदार्थ की 5वीं अवस्था यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। द्रव पदार्थ वे होते हैं जिनमें आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस पदार्थ न तो आयतन निश्चित होता है, नहीं आकार निश्चित होता है। ऐसे पदार्थों को हम गैसियस पदार्थ यानी कि गैस की अवस्था कहते हैं। यहां तक कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी जिसमें क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, यानी कि क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान, हिमांक यानी कि जमने का तापमान, और उसके बाद हमने संघनन यानी कि अवस्था परिवर्तन का तापमान पढ़ा था, और वाष्पीकरण यानी कि उसमें द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हमने डिस्कस किया था और उसके तापमान के बारे में डिस्कस किया था। तो जो भी कल हमने डिस्कस किया था वो थे भौतिकी के आधार पर विज्ञान, यानी कि किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण होते हैं वो हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें 5 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 5 अवस्थाओं के बारे में, ये 3 अवस्थाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। और 2 अवस्थाएं थी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। यहां तक कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये जो पदार्थ की अवस्थाएं थी वो उनके भौतिक आधार पर थी, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स के आधार पर, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस आधार पर ये सारी की सारी परिभाषाएं कल हमने पढ़ी थी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा हमारा रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ के कितने भाग होते हैं, यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर, यानी कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा स्टेट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए मेनली 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर रासायनिक संगठन का मतलब क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो याद रखेंगे केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि वो किन परमाणुओं से, किन अणुओं से मिलकर बना हुआ है। उसमें क्या एक ही प्रकार के अणु हैं या एक से अधिक प्रकार के अणु हैं। तो ये जो डिस्कशन हम करेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। बेसिकली रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। दूसरा आता है आपके यौगिक, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड। और तीसरा आता है आपके गैस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं तीसरा जो आता है वो आता है आपके मिश्रण। तीसरा जो आता है वो आता है आपके मिश्रण, यानी कि मिक्सचर। रासायनिक संगठन के आधार पर किसी भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसके रहेगा कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है आपका तत्व, यानी कि एलिमेंट। तो याद रखेंगे एलिमेंट वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। वापस से,
एलिमेंट वो पदार्थ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? एलिमेंट, यानी कि तत्व कहलाते हैं। यानी कि एलिमेंट याद रखेंगे कि हमेशा किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? शुद्ध प्रकार के पदार्थ होते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो क्या बने होते हैं? जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हो, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। याद रखेंगे कि तत्व को किसी भी ना तो रासायनिक विधि द्वारा और ना ही भौतिक विधि द्वारा अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसके मूलभूत कणों में अगर विभक्त करेंगे तो वो क्या होगा? ये अपना जो अस्तित्व है, यानी कि जो तत्व नाम का जो अस्तित्व, वो क्या करेगा? खो देगा। यानी कि तत्व को किसी भी विधि द्वारा दो अलग अलग गुण वाले पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि तत्व सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे क्या है? तत्व। कैसे? हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन ही तत्व होगा, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन ही तत्व होगा, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी क्या पदार्थ नहीं होगा। ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और मैग्नीशियम में भी सिर्फ क्या होगा? मैग्नीशियम ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इन शॉर्ट, तत्व वे पदार्थ होते हैं या वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम। यानी कि आवर्त सारणी के 118 पदार्थों में से आप किसी को भी उठा लीजिए, वो क्या कहलाएंगे? वो तत्व ही कहलाएंगे, क्योंकि वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे आपका सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, क्लोरीन हो, फास्फोरस हो, या आवर्त सारणी के 118 पदार्थों में से कोई सा भी तत्व वो क्या कहलाएगा? कोई सा भी पदार्थ वो क्या कहलाएगा? तत्व ही कहलाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। उसे किसी भी विधि द्वारा, चाहे वो भौतिक विधि हो, चाहे वो रासायनिक विधि हो, उसे अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता। तो वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है यौगिक की, कि यौगिक क्या होता है? जनरली यौगिक और मिक्सचर को साथ में पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि यौगिक और मिक्सचर में बेसिक एक डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस ये होता है कि यौगिक जो होता है वो एक या एक से अधिक यौगिक जो होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। यौगिक जो होता है वो क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। यौगिक क्या होता है? तो यौगिक होता है दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो नया चीज बनता है वो क्या कहलाता है? आपका यौगिक कहलाता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखने का, वो ये पॉइंट ये कि दो या दो से अधिक तत्व तो होंगे, लेकिन उनका जो अनुपात होगा वो क्या होना चाहिए? निश्चित अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डेफिनेट रेशो होना चाहिए। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है? यौगिक, यानी कि कंपाउंड का निर्माण होता है। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? डेफिनेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेफिनेट रेशो होना चाहिए। तो जब दो या दो से अधिक तत्व एक फिक्स रेशो में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका यौगिक कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। और ये जो रेशो है वो कहीं पर भी, यानी कि पूरे यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो ये रेशो है क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं H2O। तो H2O किसका फॉर्मूला है? पानी, यानी कि जल का फॉर्मूला होता है H2O। H2O का जो साधारण नाम है वो क्या है? पानी। यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन होंगे और एक क्या होगा? एक ऑक्सीजन होगा। यानी कि कहीं का भी आप पानी लो, चाहे उदयपुर का पानी लो, चाहे भारत का पानी लो, चाहे पूरे यूनिवर्स में कहीं का भी पानी ले लो, पानी का जो रेशो है क्या रहेगा? जिसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही रहेगा। इसीलिए पानी को क्या कहा जाता है? इसीलिए पानी को क्या कहा जाता है? एक यौगिक कहा जाता है, क्योंकि यौगिक वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो यौगिक कहलाते हैं। यानी कि जो अनुपात होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो निश्चित अनुपात होना चाहिए, एक फिक्स्ड रेशो होना चाहिए जो कभी भी वेरी, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? आपका यौगिक कहलाता है। जैसे पानी हो गया, NaCl हो गया। NaCl जो एग्जांपल है वो किसका है? नमक का एग्जांपल, यानी कि सोडियम क्लोराइड। यानी कि इसमें एक जो होगा वो क्या होगा? सोडियम होगा, और एक जो होगा वो क्या होगा? क्लोरीन होगा। तो चाहे आप कहीं का भी नमक देख लीजिए, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा?
NaCl ही होगा। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व, दो तत्व हो गए, सोडियम एक अलग तत्व है और क्लोरीन भी क्या है, एक अलग तत्व, जब इनके रासायनिक संयोग कौन सा वाला, निश्चित अनुपात का, यानी कि जो अनुपात होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, यानी कि 1:1, यानी कि अगर एक सोडियम होगा तो एक ही क्या होगा, Cl होगा। तो इस अनुपात में जब कोई भी दो तत्व मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। तो नमक क्या है, एक यौगिक होता है। और याद रखेंगे जो तत्व और जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर ऑलवेज बी अ प्योर सब्सटेंस। और याद रखेंगे एलिमेंट को ना तो रासायनिक विधि से और ना ही भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को उचित रासायनिक विधि द्वारा भी हम पृथक कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पर आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप इसको पृथक करते हो, यानी कि NaCl को अगर आप ब्रेक करते हो तो ये क्या नहीं रहेगा, ये सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा, यानी कि यौगिक जो बनना चाहिए वो यहां पर वो नहीं बनेगा, यानी कि यौगिक बनने का अस्तित्व वो क्या करेगा, खो देगा। लेकिन इसको हम अलग तो कर सकते हैं, लेकिन किस विधि द्वारा, रासायनिक, उचित रासायनिक विधि द्वारा। लेकिन उसके बाद ये सोडियम क्लोराइड का अस्तित्व क्या करेगा, खो देगा। यहां तक बात क्लियर है। यानी कि एलिमेंट क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ पदार्थ, वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, किस अनुपात में, निश्चित अनुपात में, तो क्या बनाएंगे, आपका एक यौगिक बनाएंगे, जिसका एग्जाम्पल है H2O, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। चाहे आप कहीं का भी पानी देख लीजिए, उसमें 2 हाइड्रोजन ही होंगे और क्या होगा, 1 ऑक्सीजन ही होगा। और अगर आप NaCl लेते हैं तो उसमें क्या होगा, 1 Na होगा और 1 क्या होगा, Cl ही होगा। तो ये क्या बनाएंगे, यौगिक। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं हम CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होगा, एक कार्बन होगा और एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यानी कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होगा, 1:2, यानी कि एक कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़े होंगे, 2 ऑक्सीजन जुड़े होंगे। ये अनुपात फिक्स है, चाहे आप कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो, उसका जो अनुपात होगा कितना होगा, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होगा। यानी कि अनुपात क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। और इस अनुपात, जब ये निश्चित अनुपात रहता है और जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका एक यौगिक कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है, जो हमेशा कैसा पदार्थ होता है, जो हमेशा एक शुद्ध पदार्थ होता है, यानी कि एक प्योर सब्सटेंस होता है। और तत्व भी हमेशा क्या होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। और ये जब 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं, लेकिन वो क्या है, एक निश्चित अनुपात में है, वो हमारे काम आ रहा है। जैसे पानी हमारे पीने के काम आता है और नमक जो होता है हमारे क्या, घरेलू काम आता है। तो इस वजह से क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है, जो हमारे डेली लाइफ में काम आता है। फिर बात आती है मिश्रण की, कि सर मिश्रण क्या होता है। तो याद रखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया जिसका नाम है आपके पदार्थ, मिश्रण में मैंने वर्ड यूज किया जिसका नाम है आपके पदार्थ। अब याद रखेंगे, जब मैं एलिमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने आपके क्या किया था, परमाणु यूज किया था। जब मैं यौगिक पढ़ा था तो मैंने क्या यूज किया था, तत्व यूज किया था। लेकिन जब मैं मिश्रण पढ़ा रहा हूं तो मैंने यूज किया है पदार्थ। यहां पर एक जो बेसिक जो मेरा बताने का मतलब वो ये है कि पदार्थ में जो रहेगा वो क्या रहेगा, तत्व भी रहेगा और क्या रहेगा, यौगिक भी रहेगा। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या 2 या 2 से अधिक यौगिक किसी भी अनुपात में एक दूसरे में मिलाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है कंपाउंड यानी कि यौगिक और मिक्सचर में, वो डिफरेंस ये कि यौगिक में क्या होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, लेकिन मिश्रण में क्या होना चाहिए, किसी भी अनुपात में हम उसको मिला सकते हैं। यानी कि किसी भी अनुपात में, नो डेफिनेट रेशो, किसी भी अनुपात में हम उसको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। यानी कि जब मिश्रण बनेगा तो उसमें क्या नहीं होगा, कोई भी एक निश्चित रेशो नहीं होगा, निश्चित अनुपात नहीं होगा। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि यौगिक में क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, और मिश्रण में कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है। उसमें कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक या तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलाए जा सकते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा नमक और जल का विलयन, नमक और जल का विलयन। यानी कि जब हम नींबू पानी बनाते हैं, यानी कि जब शिकंजी बनाते हैं घर पर, तो क्या करते हैं, हम हमारे अंदाज से नींबू डालते हैं, अंदाज से नमक डालते हैं, अंदाज से शक्कर डालते हैं। तो क्या उसमें कोई फिक्स रेशो होता है कि इस बार में इतना ही डालना है? या जो घर पे हम चाय बनाते हैं जिसमें अंदाज से दूध डाला, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाला और जो चाय मसाला डाला, तो क्या वो अंदाज होता है? नहीं। तो वो क्या है, एक मिश्रण, क्योंकि हम हमारे अंदाज से उसमें चाय पत्ती, शक्कर और दूध डाल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक मिश्रण कहलाता है। यानी कि उसमें क्या है, कोई भी अनुपात नहीं, किसी भी अनुपात में हम उसको मिला लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और जल का विलयन, जैसे दूसरा एग्जांपल है चीनी और जल का विलयन, चीनी व जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन। दूसरा होता है दूध, दूध में क्या होता है, दूध व पानी,
तो ये क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। यानी कि दूध में हम कोई भी नाप तोल कर पानी नहीं डालते, हमारी मर्जी से हम जितना चाहे पानी डाल देते हैं। तो कंपाउंड और मिश्रण में बेसिक फर्क क्या है कि जब निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो बनेगा कंपाउंड, और जब आप किसी भी अनुपात में मिलाओगे तो क्या बनेगा? वो पदार्थ मिक्सचर बनेगा, यानी कि एक मिक्सचर यानी कि मिश्रण का निर्माण होगा किसी भी अनुपात में मिलाने पर। तो हमने आज क्या पढ़ा? तीन चीजें पढ़ी, तत्व, यौगिक और मिश्रण। यानी कि तत्व क्या है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यौगिक क्या होता है? जो एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व मिले होते हैं। और मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, पदार्थ क्या होते हैं? तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, उनको जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन, दूध व पानी, जब हम दूध में पानी मिलाते हैं यानी कि एक किसी भी अनुपात में मिला लेते हैं। और उसका सबसे एक और बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है आपका अलोय, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धातुएं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलाई जाती है तो वो किसी भी अनुपात में मिलाई जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं हम उसको? मिश्र धातुएं कहते हैं। तो यहां तक आपको पॉइंट क्लियर है कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, इसको हम बोलते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो याद रखेंगे, तत्व को ना तो भौतिक विधि द्वारा और ना ही रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। कंपाउंड को उचित रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन मिश्रण को सामान्य रासायनिक और भौतिक विधियों द्वारा भी अलग किया जा सकता है। याद रखेंगे इसको कि मिश्रण को किसी भी विधि यानी कि सामान्य विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का वो ये है कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर तत्व है वो द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। जैसे मरकरी जो होता है, मरकरी यानी कि Hg क्या है? एक तत्व है जिसमें मरकरी के अलावा कोई भी और परमाणु उपस्थित नहीं है। तो एक किस अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखेंगे ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा आता है आपके आयरन यानी कि Fe, आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe यानी कि फेरस से। तो ये क्या होता है? ये आपके ठोस अवस्था में पाया जाता है। और तीसरा आता है एक हीलियम, यानी कि हीलियम क्या है? एक गैस है, यानी कि गैस अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये तीनों अवस्था में यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण किस अवस्था में पाए जाते हैं? तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। जैसे अगर हम यौगिक का एग्जांपल देखें तो यौगिक में क्या होता है? C2H5OH, जो किस अवस्था में पाया जाता है? जो आपकी एक एल्कोहल का फॉर्मूला है। एल्कोहल किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर आता है आपके K4FeCN6, K4FeCN6, ये किस अवस्था में पाया जाता है? ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपके जो तत्व, यौगिक और मिश्रण होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें मिश्रण में याद रखेंगे, मिश्रण में जो एग्जांपल है जैसे कि आपके नमक और जल का विलयन, ये किस अवस्था का है? द्रव अवस्था का एग्जांपल है। लेकिन जब वायु का मिश्रण होता है, यानी कि जो वायुमंडल होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग प्रकार की मिश्रित हुई होती है, तो वो कौन सी अवस्था है? वायु की अवस्था, यानी कि गैस की अवस्था। तो याद रखेंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है, जो पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है, वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी कि ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। यौगिक क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। और यौगिक का क्या होता है? एक डेफिनेट रेशो होता है। लेकिन अब जब आप किसी भी अनुपात में 2 पदार्थों को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका मिश्रण कहलाता है, यानी कि मिक्सचर कहलाता है। यहां तक सबके लिए पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि मिश्रण किसी भी अनुपात में बनाने पर मिलता है, लेकिन कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जो हमको मतलब कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जो अगर एक दूसरे में घुल जाए तो हमें अलग से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते इसमें कौन सी चीज कहां पर है। जैसे नमक व जल का विलयन, जैसे नमक व जल का विलयन, यानी कि जब आप पानी में नमक को घोलते हो तो क्या आप घोलने के बाद उसको पता लगा सकते हो कि इसमें नमक कहाँ है और पानी कहाँ है? या फिर आप जब नमक में शक्कर को जब पानी में शक्कर को घोलते हो तो क्या पता लगा सकते हो कि इसमें शक्कर कहाँ है और पानी कहाँ है? या फिर जब आप शिकंजी बनाते हो तो क्या उसमें आप बता सकते हो कि इसमें नींबू कहाँ है, नमक कहाँ है, शक्कर कहाँ है? नहीं बता सकते। तो जो मिश्रण के जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला जो प्रकार आता है वो आता है आपके होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। यानी कि जो मिक्सचर होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला आता है आपके होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि इसको हम बोलते हैं समांग मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण। और दूसरा आता है आपके हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि इसको हम बोलते हैं असमांग मिश्रण, असमांग मिश्रण। तो याद रखेंगे समांग मिश्रण वह मिश्रण होता है
आप दो पदार्थ मिलाते हो मिश्रण करते समय, तो आप उन दोनों में अंतर विभेद नहीं कर सकते, यानी कि वो इस तरह से एक दूसरे में घुल जाते कि आप ये नहीं पता लगा पाते कि इसमें दोनों पदार्थ कहां पर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, नमक और जल का विलयन, शक्कर और जल का विलयन, तो आप उसमें ये नहीं पता लगा सकते कि इसमें नमक कहां है और जल कहां है। यानी कि जो मिश्रण बनता है वो क्या होता है, एक समरूपता के साथ बनता है, जिसमें आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पदार्थ कहां पर है। यानी कि जब आप किन्हीं भी दो पदार्थ को मिलाते हैं तो उनके जो अवयवों के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अवयव के जो गुण होते हैं, गुण व संगठन जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। संगठन क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि जब वो मिश्रण बन गया तो आप उसमें ये नहीं पता लगा सकते, यानी कि ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें दोनों पदार्थ की उपस्थिति कहां कहां पर है। जैसे अगर आपके सामने कंटेनर में, एक कंटेनर में जल और नमक का विलयन दे दिया जाए और एक कंटेनर में जल और शक्कर का विलयन दे दिया जाए, तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि जल और नमक का विलयन कौन सा है और जल और शक्कर का विलयन कौन सा है। तो ऐसे ही विलयन को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं, जिसमें अवयवी गुण एवं अवयवी पदार्थों के गुण एवं संगठन क्या होते हैं, समान होते हैं। अवयवी पदार्थों के गुण एवं संगठन क्या होते हैं, समान होते हैं। अवयवी पदार्थों के गुण एवं संगठन क्या होते हैं, समान होते हैं। तो वो क्या कहलाता है, समांग मिश्रण कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, जिसमें आप ये नहीं पता लगा सकते कि उसमें अवयवी पदार्थ कौन कौन से हैं और कैसे कैसे मिले, यानी कि आप उसमें अंतर विभेद नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अंतर विभेद नहीं कर सकते। तो ये कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि वो क्या होता है, एक समरूपता के साथ बनता है। तो वो कौन सा मिश्रण कहलाता है, समांग मिश्रण कहलाता है। फिर आता है आपके असमांग मिश्रण, यानी कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी कि अवयवी पदार्थों के गुण समान नहीं होते हैं। अवयवी पदार्थों के गुण क्या नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। यानी कि जब आप इन दो पदार्थों को मिक्स करोगे जिनके अवयवी गुण समान नहीं है और संगठन समान नहीं है, तो क्या होंगे, एक दूसरे को अलग अलग दिखेंगे। जैसे पानी और रेत का विलयन, यानी कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, पानी को अलग देख सकते हो और क्या कर सकते हो, रेत को अलग देख सकते हो। पानी व रेत का मिश्रण, तो इसमें क्या होता है, जितनी भी रेत होगी वो कहां पर बैठ जाएगी, पेंदे में बैठ जाएगी। यानी कि जैसे ही आपका एक कंटेनर है जिसमें आपने एक पानी भर रखा है, ये आपका एक कंटेनर है जिसमें आपने पानी भर रखा है, लेकिन यहां पर नीचे अगर आपने उसमें रेत डाल दी तो वो रेत कहां बैठ जाएगी, वो रेत सारी यहां पर क्या बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो इस प्रकार का जो मिश्रण कहलाता है वो क्या कहलाता है, असमांग मिश्रण कहलाता है, यानी कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, जिसमें आप उन अवयवी पदार्थों यानी कि जिनसे मिलकर वो मिश्रण बना हुआ है उनका पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें किसका, ये कौन सा मिश्रण है, ये है आपके पानी व रेत का मिश्रण, पानी व रेत का मिश्रण। यानी कि जब आप इसमें अवयवी पदार्थों को में विभेद कर पाए कि ये जो मिश्रण है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, तो ये क्या कहलाता है आपका हेटेरोजीनियस, यानी कि असमांग मिश्रण कहलाता है। जैसे शक्कर और रेत, जो शक्कर के क्रिस्टल होते हैं वो अलग तरीके से दिखते हैं और जो रेत के क्रिस्टल होते हैं वो क्या दिखते हैं, अलग तरीके से दिखते हैं। यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कि इनके जो अवयवी पदार्थों के गुण है वो क्या नहीं है, समान नहीं है, इसलिए आप उसमें क्या कर सकते हो, उस मिश्रण में आप विभेद प्रकट कर सकते हो कि इसमें शक्कर यहाँ है, नमक यहाँ है, इसमें पानी यहाँ है और रेत यहाँ। लेकिन जब आपका समांग मिश्रण होगा यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर होगा, तो आप उसमें क्या नहीं कर सकते, आप उसमें अंतर नहीं बता सकते। जैसे आपके इसमें ये है नमक और जल का विलयन, ये नमक और जल का विलयन है, तो आप इसमें ये नहीं बता सकते कि इसमें नमक कहाँ है और जल कहाँ है। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? जो मिश्रण होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिश्रण, यानी कि समांग मिश्रण और असमांग मिश्रण। समांग मिश्रण वह होता है जिसमें अवयवी पदार्थों के गुण और संगठन क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि मिश्रण बनने के बाद आप ये पता नहीं लगा सकते कि उसमें कौन कौन से पदार्थों का मिश्रण बनाया गया हो। हेटेरोजीनियस मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें अवयवी पदार्थों के गुण क्या नहीं होते हैं, समान नहीं होते, और मिश्रण बनने के बाद आप ये पता लगा सकते हो कि ये किन किन दो पदार्थों या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर यह मिश्रण बनाया गया है, क्योंकि वो पदार्थ जो होते हैं क्या दिखते हैं, बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखते हैं। जैसे आपके पानी और रेत का मिश्रण, शक्कर और रेत का मिश्रण, शक्कर व रेत का मिश्रण, शक्कर व रेत का मिश्रण, या फिर जो आपके चूने का पानी होता है, यानी कि जिसमें आप पानी में चूना डालते हो तो क्या होता है, पानी सारा ऊपर आ जाता है, चूना सारा कहां बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। यानी कि वो एक दूसरे में क्या होते हैं, एक दूसरे में घुलते नहीं है और एक दूसरे से क्या रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं, यानी कि अलग रहते हैं। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, असमांग मिश्रण कहलाता है, यानी कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। क्या यहां तक सब लोगों के लिए पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि एलिमेंट क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं आपके
यौगिक कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और वो किसी भी अनुपात में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका एक मिक्सचर बनाएंगे, यानी कि एक मिश्रण बनाएंगे किसी भी अनुपात में मिलने पर। और याद रखेंगे कि एलिमेंट को किसी भी विधि यानी कि तत्व को किसी भी विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता और यौगिक को सिर्फ उचित रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब आप उसको पृथक करोगे तो वो यौगिक का जो अस्तित्व वो क्या करेगा, खो देगा। लेकिन मिश्रण होता है उनको हम साधारण विधियों द्वारा भी क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपके मिश्रणों का पृथक्करण। जो पॉइंट आएगा वो आएगा मिश्रणों का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर बन चुका है उसको हम किस प्रकार से पृथक करेंगे। कि मिश्रण तो सर हमने बना दिया, लेकिन क्या इनके पृथक्करण की विधियां भी होती है? जी हां, बिल्कुल होती है। तो मेनली मिश्रणों के पृथक्करण की जो विधियां होती है, सामान्य विधियां जो होती है, वो सिर्फ 5 विधियां होती है जनरली जिनको पढ़ा जाता है। वो होता है सबसे पहले जो मेथड आता है वो आता है आपके क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण। दूसरा जो मेथड आएगा वो आएगा आपके आसवन यानी कि डिस्टिलेशन। तीसरा मेथड आएगा आपके ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। चौथा जो मेथड आएगा वो आएगा आपके वर्णलेखिकी यानी कि क्रोमेटोग्राफी। और पांचवा जो मेथड आएगा वो आएगा आपके प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक एक करके हमको इनके मेथड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया प्रोसेस आता है वो आता है आपके क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब सीधा सा ये होता है कि जब कोई विलयन बन चुका है, अब उसको जब आप वापस उसको ठोस आप किसी भी अवस्था में परिवर्तित करते हो या उसमें से जो अवयवी पदार्थों को निकालने की कोशिश करते हो, तो जो अवयवी पदार्थ आपको मिलेंगे वो किस अवस्था में मिलेंगे, क्रिस्टल अवस्था में मिलेंगे, यानी कि किस अवस्था में मिलेंगे, ठोस अवस्था में मिलेंगे। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। यानी कि क्रिस्टल के रूप में अगर प्राप्त होते हैं अवयवी पदार्थ तो क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। इसका सीधा सा एग्जांपल जो है वो है आपका चाशनी, यानी कि जब आप चाशनी मतलब जल में शक्कर का विलयन। तो जब चाशनी फिर जब गर्म होती है तो क्या होता है, एक विलयन यानी कि एक द्रव के रूप में होता है। लेकिन जब उसको आप ठंडा किया जाता है तो क्या बनता है, शक्कर के ऊपर क्या बन जाती है, परत जम जाती है। तो शक्कर किस रूप में प्राप्त होती है, आपको क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि एक ठोस के रूप में प्राप्त होती है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मिश्रण होता है वो हमेशा क्या होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण ऑलवेज भी एक इम्प्योर सब्सटेंस होगा। कौन सा सब्सटेंस होगा, एक इम्प्योर सब्सटेंस होगा। तो अब इसका पृथक्करण का यहां क्या मतलब होता है, तो याद रखेंगे जब आपके घर में शक्कर है और शक्कर में कोई कचरा गिर गया तो आप क्या करोगे, उस शक्कर को क्या करोगे, आप पानी में घोलोगे। पानी में घोलने के बाद क्या करोगे, उसको एक छलनी द्वारा छानोगे। यानी कि शक्कर में अगर आपके कुछ गिर गया तो आप उसको कंटेनर में लोगे, उसमें फिर पानी डालोगे और पानी डालने के बाद उसको छान लोगे, जिससे जितनी भी अशुद्धियां वो क्या रहेगी, छलनी के ऊपर रह जाएगी। और जब आप उसको गर्म करोगे, यानी कि जब आप उसको गर्म करते हो, किसको, जल और शक्कर को, जल व शक्कर को आप क्या करते हो, गर्म करते हो, तो क्या बनता है, वो जितना भी पानी होता है यानी कि जितना भी अतिरिक्त जल होता है वो क्या बनता है, वो वेपर यानी कि वाष्प बन के उड़ जाता है और आपके पास क्या प्राप्त होता है, ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। और ठोस क्या होती है, वो शक्कर प्राप्त होती है, यानी कि आपको शक्कर के क्या प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अकार्बनिक तत्वों के लिए काम में आता है, यानी कि अकार्बनिक तत्वों को पृथक करने के लिए काम में आता है। कैसे, शक्कर क्या है, एक आपका अकार्बनिक तत्व है जिसमें शक्कर या कोई भी अकार्बनिक तत्व जिसमें आप क्या करते हो, वो जो क्रिस्टल्स के रूप में प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आपका क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, यानी कि क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जिसमें आपके अवयवी पदार्थ पूरी प्रक्रिया के बाद में ठोस अवस्था में प्राप्त होंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। जैसे आपके नमक और जल का विलयन, जब पानी में नमक गिर जाता है तो आप क्या करते हैं, एक्सेसिव वाटर, यानी कि जिस तरह से नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से, तो जितना भी पानी होता है उसको इवेपोरेट करके यानी कि वाष्पीकृत करके उड़ा दिया जाता है और उसके बाद जो बचता है वो हमारे पास क्या बचता है, ठोस नमक बचता है, यानी कि NaCl बचता है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है कि पहली प्रोसेस जो है वो मिश्रणों के पृथक्करण की विधि की वो क्या है, आपका क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस रूप में अवयवी पदार्थ प्राप्त होता है पूरी प्रक्रिया के बाद में, तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपका क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्लियर है यहां तक सब लोगों के लिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है आपका आसवन, आसवन जिसको आप बोलते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन यानी कि जिसको हम बोलते हैं आसवन।
अब कृष्णा दत्त सर आपने हमको ठोस के बारे में तो बता दिया कि चलो बाद में ठोस प्राप्त होगा, लेकिन अगर कभी दो ध्रुवों का विलयन बन चुका है, यानी कि दो ध्रुवों का मिश्रण हो चुका है, यानी कि जो तो लिक्विड पार्ट है वो अगर मिक्स हो गए, तो हम उनको कैसे पृथक्करण करेंगे? तो वही ये प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं आसवन। तो आसवन में आप याद रखेंगे जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर होता है। कृष्णा दत्त सर सबसे पहला क्वथनांक क्या होते हैं? तो मैंने आपको कल डेफिनेशन लिखवाई थी। क्वथनांक वह तापमान होता है जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ क्या होता है, उबलना शुरू होता है, तो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो डिस्टिलेशन मेथड यानी कि आसवन विधि द्वारा उन द्रवों को अलग किया जाता है, आसवन विधि द्वारा उन द्रवों को अलग किया जाता है, द्रव्यों नहीं, द्रवों यानी कि लिक्विड, उन द्रवों को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, उन द्रवों को सेपरेट किया जाता है जिनके क्या होता है, जिनके क्वथनांक, हाँ जी, मिश्रणों के पृथक्करण की जो दूसरी विधि आती है वो आती है आपके आसवन यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो याद रखेंगे डिस्टिलेशन मेथड द्वारा यानी कि डिस्टिलेशन यानी कि आसवन विधि द्वारा उन द्रवों को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर होता है, तो क्या कहलाता है? वो आसवन कहलाता है। आसवन के लिए क्या होना चाहिए? दो द्रव होने चाहिए, उनके क्या होना चाहिए? क्वथनांकों में अंतर होना चाहिए। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव क्या होता है, उबलना शुरू होता है, तो क्या कहलाता है? आपका क्वथनांक कहलाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसा एज्यूम कीजिए कि आपके जल और अल्कोहल का मिश्रण बन चुका है, जल और अल्कोहल का मिश्रण बन चुका है, यानी कि ये दोनों गलती से मिक्स हो चुके, तो आप क्या करोगे? तो याद रखेंगे इसको हम किस विधि से अलग करेंगे? आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अल्कोहल का जो होता है वो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब इन दोनों का मिश्रण हो चुका है और आप जब इसको गर्म करोगे तो क्या करोगे? जब इस मिश्रण को आप गर्म करोगे तो जैसे ही उसका टेम्परेचर यानी कि कंटेनर में, ये आपके कंटेनर में पूरा मिक्स पड़ा है, ये पूरा मिश्रण है आपके, ये आपके कंटेनर है और कंटेनर में मिश्रण पड़ा हुआ है, ये आपका कंटेनर, इस कंटेनर में क्या पड़ा हुआ है? मिश्रण पड़ा हुआ है। नीचे जब आप उसको गर्म करते हो, तो क्या होता है? जैसे इस मिश्रण का विलयन, जब इस मिश्रण का जो टेम्परेचर वो जब 78 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, तो क्या करेगा? जो अल्कोहल है वो क्या बनेगा? वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे उस वाष्प को बनना शुरू होगा तो आप उस वाष्प को क्या करोगे? एक अलग कंटेनर में क्या कर लोगे? इकट्ठा कर लोगे। और जैसे ही वो ठंडा होगा तो वापस किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि उसकी अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो हम इस तरह क्या करेंगे? जैसे ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो अल्कोहल क्या होगा? उस मिश्रण से क्या होगा? अलग हो जाएगा। और जब आप उसको ठंडा करोगे तो शुद्ध अल्कोहल हमारे पास क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। और जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा? हमारे पास जल बचा होगा, क्योंकि जल का जो क्वथन बिंदु है वो क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब इस मिश्रण का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तभी जल क्या होगा? उबलना शुरू होगा। तो इस प्रकार जो अलग किया जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, यानी कि डिस्टिलेशन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों में अंतर होगा उनको किस विधि द्वारा अलग करेंगे? हम आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे, यानी कि डिस्टिलेशन विधि द्वारा अलग करेंगे, यानी कि आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। कब? उनके क्वथनांकों में अंतर होगा उस कारण। और क्या होने चाहिए? वो दो द्रव होने चाहिए। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर सब लोगों के लिए? तो हमने पढ़े दो पॉइंट्स, यानी कि दो पृथक्करण की विधियां पढ़ी, जिसमें पहला आता है क्रिस्टलीकरण, यानी कि पूरी प्रोसेस के बाद जब हमको ठोस अवस्था प्राप्त होती है अवयवी पदार्थों की, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है आपका क्रिस्टलीकरण, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। और दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ा आसवन, यानी कि डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जब दो द्रव एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि मिश्रण बन जाता है दो द्रवों का, और उनके क्वथनांकों में अगर अंतर होगा तो उसको हम किस विधि द्वारा अलग करेंगे? उसको हम अलग करेंगे आसवन विधि द्वारा, यानी कि डिस्टिलेशन मेथड द्वारा अलग करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी पृथक्करण की विधि। इन सभी पृथक्करण की विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि है वो यही विधि है जिसका नाम आता है आपके ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जिसको हम बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। आपने जनरली ये नाम सुना होगा, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि वह अवस्था, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है? कोई भी ठोस पदार्थ सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो वो क्या प्रोसेस कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका सब्लिमेशन कहलाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसमें सिर्फ उन्हीं पदार्थों को अलग किया जा सकता है जो सीधे ठोस से सीधा वाष्प में, यानी कि गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल है आपका, सबसे पहले जो एग्जांपल आता है वो आता है आपका नेफ्थलीन।
नेफ्थलीन जो होता है वो होता है आपके फिनाइल की गोलियां, जो आपके वॉश बेसिन और जो आपके कपड़ों में रखते हो क्या कहलाती है आपकी नेफ्थलीन बॉल्स, यानी कि फिनाइल की गोलियां, फिनाइल। दूसरा आता है आपके कपूर। जनरली पूछ लेते हैं कि आप सब्लिमेशन का एग्जांपल दीजिए, जो आप याद रखेंगे नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, तीसरा चौथा हो गया आपके NH4Cl जिसको आप बोलते हो अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये सारे किसके एग्जांपल है? सब्लिमेशन के एग्जांपल है, यानी कि ऊर्ध्वपातन के एग्जांपल है। यानी कि ये वे पदार्थ हैं जो सीधा ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी कि प्रोसेस सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब इसको कैसे यूज करेंगे? जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके फिनाइल की गोलियों में कभी कचरा वगैरह हो जाता है तो उसको कैसे पता किया जाता है? जब वो कचरा उसमें मिल जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जो फिनाइल की प्रॉपर्टी वो क्या है? सीधा ठोस से सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो कचरा होता है वो कहां रह जाता है? नीचे ही रह जाता है। और उस वाष्प को हम वापस से ठंडा करके क्या करते हैं? शुद्ध फिनाइल प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि शुद्ध नेफ्थलीन प्राप्त कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। ये सिर्फ उन पदार्थों के लिए उपयोगी जो सीधा किससे परिवर्तित होते हैं? सीधा ठोस से वाष्प में परिवर्तित होते हैं, लेकिन द्रव उसमें नहीं बनता है। जनरली क्या होता है? ठोस होता है, जब आप ठोस को गर्म करते हो तो क्या बनता है आपका? द्रव बनता है, और द्रव को फिर गर्म करोगे तो क्या बनेगा आपका? वाष्प बनेगा। लेकिन सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ठोस से सीधा किसमें परिवर्तित किया जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपका? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, यानी कि सब्लिमेशन कहलाती है, जिसके एग्जांपल है नेफ्थलीन, कपूर, आयोडीन, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। किसके एग्जांपल है? आपके ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के एग्जांपल है, जिसमें ठोस सीधा किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इस विधि का नाम बताइए जिसमें उन पदार्थों को अलग किया जाता है जो सीधा ठोस से वाष्प में बदल जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आपका ऊर्ध्वपातन लिखेंगे। या ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ सीधा ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्लियर है यहां तक सब लोगों के लिए? चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो आएगा आपका क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्णलेखिकी। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्णलेखिकी होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? तो याद रखेंगे जब हम किसी पदार्थ को उसकी अवशोषण क्षमता के आधार पर वर्णलेखिकी यानी कि क्रोमेटोग्राफी यानी कि जब हम किसी पदार्थ को उसकी अवशोषण क्षमता पर अगर उसको अलग करते हैं, यानी कि अवशोषण क्षमता पर अगर हम पृथक करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? वर्णलेखिकी कहलाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो पदार्थ की अवशोषण की क्षमता के आधार पर पृथक होती है। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है आपका? वर्णलेखिकी। इसको किस आधार पर विभेद किया जाता है? पदार्थों की अवशोषण क्षमता, पदार्थों की अवशोषण क्षमता यानी कि एब्जॉर्प्शन पावर, अवशोषण क्षमता पर क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। यानी कि वे पदार्थ यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंदर किसी भी पदार्थ को उसकी अवशोषण क्षमता यानी कि सोखने की क्षमता के आधार पर अलग किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है आपका? वर्णलेखिकी यानी कि क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। जैसे जब आपके घर पे कहीं तेल वगैरह गिर जाता है तो आप क्या करते हो? उसके ऊपर कपड़ा घुमाते हो। तो उसमें क्या होता है कि वो कपड़ा क्या करता है? उसको सोखने की कोशिश करता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही पानी गिर जाता है तो पानी क्या होता है? बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है वनस्पति की तेल की। क्यों होता है? क्योंकि जो पानी होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा तरल होता है तेल की तुलना में। तेल थोड़ा क्या होता है? गाढ़ा होता है। तो जो पदार्थ जितना ज्यादा तरल होगा यानी कि जितना ज्यादा पतला होगा वो क्या होगा? उतना जल्दी से एब्जॉर्ब होगा। यानी कि अगर कोई पदार्थ जितना जल्दी एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा? जल्दी से पृथक हो जाएगा। और कोई पदार्थ अगर धीरे एब्जॉर्ब होगा यानी कि गाढ़ा होगा तो क्या होगा? धीरे अवशोषित होगा। यानी कि पदार्थों की अवशोषण क्षमता के आधार पर जिस विधि द्वारा हम पृथक करते हैं वो क्या कहलाता है आपका? वर्णलेखिकी कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है कि किस विधि द्वारा हम के पदार्थों को अवशोषण क्षमता के आधार पर किस विधि द्वारा हम अलग करते हैं तो क्या लिखेंगे आप? वर्णलेखिकी यानी कि क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम पदार्थों को उसकी अवशोषण क्षमता के आधार पर पृथक करते हैं। तो हमने 4 विधियां पढ़ी। सबसे पहला क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद आसवन यानी कि डिस्टिलेशन, उसके बाद हमने पढ़ा आपका ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन जिसमें ठोस सीधा किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसके एग्जांपल्स हैं नेफ्थलीन यानी कि फिनाइल, उसके बाद आता है आपके आयोडीन, उसके बाद आता है आपके NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ये सारे क्या होते हैं? सीधा ठोस से
वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। और चौथा प्रोसेस जो हमने पढ़ा वो है आपका वर्णलेखिकी, यानी कि किसी पदार्थ को उसकी अवशोषण क्षमता के आधार पर अगर पृथक किया जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है आपका वर्णलेखिकी यानी कि क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पदार्थ को उसकी अवशोषण क्षमता यानी कि सोखने की क्षमता के आधार पर क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। वो क्या कहलाता है? आपका वर्णलेखिकी कहलाता है। क्लियर है यहां तक सब लोगों के लिए? चलिए, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा, सर हमारे क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से नहीं आता है। वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। जनरली क्वेश्चन ये पूछाता है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें ये 4 ऑप्शन बिल्कुल नहीं दे रखे होते हैं। तो याद रखेंगे उसका जो एक और ऑप्शन आता है वो आता है आपका प्रभाजी आसवन, जिसको आप बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखेंगे ये आसवन का ही एक प्रकार है। आसवन विधि कब हम यूज में लेते हैं? जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर होता है, यानी कि जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होगा तो हम किस विधि द्वारा यूज करेंगे? आसवन विधि द्वारा। और ये है आपका प्रभाजी आसवन। वैसे ये है उसी का पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग पढ़ते हैं क्योंकि इससे भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखेंगे प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा हम उन द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका प्रभाजी आसवन कहलाता है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इसका यूज कब करेंगे हम? जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। जब क्वथनांकों का जो अंतर होगा, क्वथनांकों का जो अंतर होगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर होगा वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। अंतर क्या होगा? कम होगा। यानी कि जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर क्या होता है? बहुत ही कम होता है, तो उसको हम किस विधि द्वारा करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा करते हैं, यानी कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट जो है आप ध्यान में रखेंगे, वो पॉइंट ये कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण बेसिकली किया जाता है क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड से इसका अलग पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। तो उसमें क्या याद रखेंगे आप? उसी क्रूड में क्या होता है? उसी क्रूड में से आपकी गैस भी निकलता है, यानी कि जो आप गैस यूज करते हो घरों में एलपीजी, वो भी निकलता है। उसी में से डीजल भी निकलता है, उसी में से पेट्रोल भी निकलता है, उसी में से केरोसिन भी निकलता है, और उसी में से कोलतार यानी कि डामर भी निकलता है। उसी में से इन सब चीजों को निकाला जाता है। किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन। आसवन विधि क्या है? क्वथनांकों में अंतर होगा, और प्रभाजी आसवन यानी कि क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होगा। तो याद रखेंगे जो सबसे जल्दी आग पकड़ने वाली चीज होती है वो होती है गैस। तो जैसे इसका टेम्परेचर कुछ पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? उस जगह पर गैस अलग हो जाएगी, यानी कि गैस वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी, और उसको एक निश्चित दाब पर क्या करेंगे? उसको फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देंगे। फिर अलग होगा पेट्रोल। जैसे टेम्परेचर पेट्रोल तक पहुंचेगा तो पेट्रोल उबलना शुरू होगा, और पेट्रोल को क्या कर लिया जाएगा? उसको अलग कर लिया जाएगा। उसके बाद डीजल, उसके बाद केरोसिन। तो यानी कि पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण होता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आसवन। यहां पर प्रभाजी आसवन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनके क्वथनांकों में अंतर, यानी कि पेट्रोल, गैस, डीजल, इनके क्वथनांकों में अंतर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है। इस वजह से पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल यही टिक करना है कि पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण होता है वो किस विधि द्वारा होता है? प्रभाजी आसवन, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा होता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वो मेथड है जिसमें जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है तो उनको जब हमें पृथक करना है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व वो पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। यौगिक वे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हैं, लेकिन उनका अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित अनुपात होना चाहिए। मिश्रण क्या होता है? 2 पदार्थों को किसी भी अनुपात में अगर आप मिला लो तो क्या बनेगा? वो मिश्रण बनेगा। मिश्रण बनेगा। और मिश्रण हमेशा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ होता है। तत्व यौगिक हमेशा क्या पदार्थ होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है, होमोजेनियस मिश्रण और हेटेरोजेनियस मिश्रण। जब अवयवी पदार्थों के गुण और संगठन समान होंगे, यानी कि जो मिश्रण बनेगा वो समरूप होगा, तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका समांग मिश्रण। और जब मिश्रण समरूप नहीं होगा, यानी कि जब आप अवयवी पदार्थों में विभेद बता पाए, यानी कि कौन कौन से अवयवी पदार्थ मिले हुए अगर वो बता पाए, तो वो मिश्रण क्या कहलाता है? वो आपका हेटेरोजेनियस यानी कि असमांग मिश्रण कहलाता है। फिर हमने पढ़ा मिश्रणों के पृथक्करण की विधि, जिसमें हमने क्रिस्टल पढ़ा,
यानी कि क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया के बाद जो पदार्थ हमको प्राप्त होगा वो किस अवस्था में प्राप्त होगा, ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। दूसरा हमने पढ़ा आसवन। आसवन विधि वह विधि है जब क्वथनांकों में अंतर होता है, तो जिन द्रवों में क्वथनांकों में अंतर होता है उसको जो अलग करते हैं क्या विधि कहलाती है, वो आसवन विधि कहलाती है। दूसरा हमने पढ़ा सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहलाता है, जैसे नेफ्थलीन, आयोडीन और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। और तीसरा जो चौथा प्रोसेस पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें क्वथनांकों में अंतर अगर बहुत कम होगा तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। और पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। और लास्ट हमने पढ़ा वर्णलेखिकी यानी कि क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में पदार्थ की अवशोषण क्षमता यानी कि एब्जॉर्प्शन पावर, सोखने की क्षमता के आधार पर अगर पृथक किया जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है वर्णलेखिकी यानी कि क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। ठीक है, आज हम यहीं तक रखेंगे और उसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।